Two tangents intersect at a change of 1400 meter. The angle of intersection is 150. Let us calculate all the necessary data for setting out of a curve of radius 300 meter by the deflection angle method. The back interval में भी कितना होना चाहिए 20 मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आने से पहले सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम मैंने बनाई है, क्वेश्चन बस इधर तक ही होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने दिया हुआ है हमारे पास जो टू टेंजेंट्स इंटरसेक्ट्स, मतलब कि टू टेंजेंट्स टेंजेंट्स टेंजेंट एक ये वाला हो गया, यही टेंजेंट होता है ना, जो लेंथ होती है फ्रॉम ए बी, फ्रॉम बी सी, वही टेंजेंट्स होते हैं ना। तो अब उसने दो टेंजेंट्स दिए, एक ये ए से बी और बी से सी, उसने टू टेंजेंट्स दे दिए, कहाँ पे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट उसका उसने चैनेज भी दे दिया है एट अ चैनेज ऑफ 1400 मीटर। ये चैनेज आ गई है, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कितनी है 1400 मीटर। ठीक है, ये इसने चैनेज दे दिया, या लेंथ लिख दो या चैनेज लिख दो। ठीक है, ये इसने हमें दे दिया किसकी, फुल जो टेंजेंट्स है, टू टेंजेंट्स ए टू बी और बी से सी, इन दोनों की, इसकी 1400 है तो इसकी भी सेम ही होगी। उसके बाद उसने हमें क्या दिया, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 150 डिग्री, मतलब कि ये जो इनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एंगल वो 150 है, यहाँ पे मिल रहे हैं ना, तो ये 150 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो भी हम निकाल लेते हैं, 180 माइनस 150 जो उसने दिया हुआ है, तो हमारे पास 30 आ जाएगा, जो कि इसका डिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, और अब उसने ये भी हमें बताया है कि नेसेसरी डेटा कैलकुलेट करो इसका, लेकिन इसका रेडियस कितना है 300। अब हम यहाँ से इसको T1 से मतलब यहीं से ऊपर से करके ना, तो यहाँ से दो लाइनें ड्रा कर लेंगे, और इसका हमने रेडियस उसने बताया हुआ है कितना 300, और ये जहाँ पे मीट कर रही हैं ये T1 और T2 हो गए, और ये हमारे पास PI होता है, PI पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये सारा डेटा हमारे पास आ गया, और ये हम यहाँ से इसको बनाते हैं कि हमें ये कर्व चाहिए, यही कर्व हमने बनानी है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह का डेटा हमारे पास आता है, हमें पता है उसने हमें चैनेज दी हुई है, चैनेज ए से बी और बी से सी हमारे पास कल पड़ी हुई है, रेडियस भी आया हुआ है। तो हमने सबसे पहले इसका निकालना है, टेंजेंट लेंथ निकालनी है किसकी, T1 और बी की। ठीक है, टेंजेंट लेंथ, हमें टेंजेंट लेंथ ए से बी की पता है, लेकिन T1 से बी तक हमें टेंजेंट लेंथ नहीं पता। तो वो सबसे पहले ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमें ये तो नहीं ना पता ये कितनी है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम हमारे पास सिंपल ही फार्मूला है ना, r tan θ/2। अब इससे हमने क्या फाइंड करनी है, चैनेज किसकी, T1 बी की। तो ये हम r tan θ/2 इसका फार्मूला लगाया, और हमारे पास ये चैनेज आ गई इसकी कितनी 80.38। ठीक है, ये चैनेज आ गई। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद लेंथ ऑफ कर्व हमने निकालनी है। लेंथ ऑफ कर्व क्या है, हमारी लेंथ हमारे पास क्या थी, ये थी ना कर्व, सॉरी ये कर्व थी, और इसकी लेंथ कितनी होगी, अब ये निकालनी है। हमने ये निकाल लिया है चैनेज ऑफ T1B। अब चैनेज यानी कि लेंथ ऑफ कर्व, उसी को चैनेज ऑफ कर्व भी बोल सकते हैं, जो चैनेज या कर्व जो भी बोले सेम ही है, वो हमने निकालनी है। लेंथ ऑफ कर्व यानी कि T1 T2, T1 क्या था हमारे पास ये वाला, और T2 क्या था ये वाला, तो हमने इनकी लेंथ को भी फाइंड करना है। तो T1 T2, तो उसका क्या फार्मूला होता है लेंथ ऑफ कर्व का, पाई r θ/180। सिंपली पाई इसके में वैल्यूज़ पुट की और हमारे पास आंसर आ गया 158। ये आगे इसकी वजह से रोला हुआ था, और ये देखो मेरा एक पेज पूरा फारग हो गया इसके पीछे, ये सारा गलत हो गया था। यहाँ से कैलकुलेशन मेरी थोड़ी सी गलत आई थी, और आगे जब उसका मैंने किया था ना अर्थमेटिक चेक, तो वहाँ पे जाके फंस गया था मैं। ये
इसलिए कैलकुलेशन में ज़रा मसला नहीं करना आपने। तो ये देखो हमारे पास 3.14 इसका आ गया, पाई की वैल्यू होगी, और उसने रेडियस हमें दिया हुआ है 300, ये है। उसके बाद जो वो है डिफ्लेक्शन एंगल, वो भी हमने निकाल लिया था, पता है ना, वो 30 था, ये वाला। उसने हमें इंटरसेक्शन एंगल दिया था, वहाँ से हमने करके डिफ्लेक्शन एंगल निकाल लिया था, वो 30 है। इसको 180 से डिवाइड किया, क्योंकि ये 180 फार्मूले वाला था, हमारे पास 157 आ गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। हमें एक लेंथ ऑफ कर्व मिल गई, और दूसरा हमें क्या मिल गया, चैनेज मिल गई T1 की, T1 की चैनेज भी मिल गई, और लेंथ ऑफ कर्व, सॉरी ये चैनेज नहीं मिली, ये हमें लेंथ मिली है। लेंथ किसकी मिली है, T1B की। तो अब हम निकालेंगे चैनेज एट फर्स्ट पॉइंट T1, क्योंकि हमने कर्व जो बनानी है वो डिफ्लेक्शन एंगल से निकालनी है, तो हमें इनिशियल लेंथ का तो पता होना चाहिए ना। तो चैनेज एट फर्स्ट पॉइंट T1 वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमारे पास फार्मूला ये होगा कि चैनेज ऑफ B माइनस टेंजेंट लेंथ T1B। अब देखो उसने हमें शुरू में बताया था कि हमारे पास 2 टेंजेंट्स इंटरसेक्ट एट अ चैनेज ऑफ 1400, ठीक है। तो ये उसने हमें दे दिया था चैनेज हमें उसने हमें दे दी है ये 1400 की। अब ये 1400 चैनेज जो है ये कहाँ से है, ये ए से बी की है, और जो चैनेज होती है ना, वो जो आगे वाला पॉइंट होता है ना, उसको कैलकुलेट समझा जाता है, कंसीडर किया जाता है कि अब ये जो चैनेज दी हुई है इसने हमें, ये 1400 बी की चैनेज है, ठीक है। तो अगर हम बी की चैनेज को, जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ हमारे पास आया था T1B आया था, तो अगर हम 1400 को इस लेंथ में से माइनस कर दें तो हमारे पास T1 की चैनेज आ सकती है ना, ये वाला हिस्सा हमारे पास बच जाएगा। अगर हम इस पूरे में से इसको माइनस कर दें तो ये वाला पॉइंट हमारे पास बच जाएगा, और यही हमारे पास क्या होगा, T1 होगा, जो कि चैनेज होगी एट फर्स्ट पॉइंट T1, ठीक है। तो चैनेज ऑफ बी माइनस टेंजेंट लेंथ T1B, तो चैनेज हमारे पास कितनी है 1400, इसमें से हम माइनस कर देंगे टेंजेंट लेंथ को। तो टेंजेंट लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी हमारे पास 80। ये आगे मैंने बहुत रोला हुआ था, गलत हो गई थी मेरी कैलकुलेशंस। ये हमारे पास कितनी आ गई 80। अब 1400 में से इसको माइनस किया तो 1319.62 आ गया। अब उसके बाद हमें चैनेज T1 पे हमने निकाल लिया, तो अब हमें T2 पे भी चाहिए, तो हम इसकी T2 पे चैनेज निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, देखो जैसे उसमें था इसमें भी सेम केस होगा, T2 की चाहिए ना, तो हमारे पास जो टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व आई थी, मतलब कि लेंथ ऑफ कर्व जो आई थी, लेंथ ऑफ कर्व वो ऊपर आई हुई है। लेंथ ऑफ कर्व हमारे पास क्या आई थी 157। अगर देखो हमें T2 की चैनेज चाहिए ना, तो अगर हम इस हिस्से में ये वाला हिस्सा ऐड कर दें तो हमारे पास T2 की चैनेज भी आ जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व में हम T1 जो हमने निकाला था चैनेज एट फर्स्ट पॉइंट T1, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास T2 की चैनेज भी आ जाएगी। तो चैनेज एट सेकंड पॉइंट T2, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व प्लस चैनेज ऑफ T1, ये जो चैनेज आई है T1, इसमें हम ऐड कर देंगे टेंजेंट लेंथ को। टेंजेंट लेंथ कौन सी है, टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व, ये है टेंजेंट लेंथ ऑफ कर्व जो हमने निकाली थी पाई आर, क्या फार्मूला था इसका, पाई आर थीटा बाय 180, आई थिंक यही था। इससे हम इसकी ये लेंथ भी निकाल लेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो गई है, चलो एक ही दफ़ा सेंड करूँगा। अब देखो लेंथ ऑफ फुल कार्ड्स हमारे पास कितने, उसने जो लेंथ बताई है फुल कार्ड की, वो उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया था कि वो कितनी है आपकी 20 मीटर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ फुल कार्ड्स पॉसिबल कितने होंगे, वो हम लेंथ ऑफ कर्व को डिवाइड कर देंगे 20 से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ कर्व जो है उसी के, तो हमने आगे कार्ड्स बना के तो उसको पैचेस में डिवाइड करके तो फिर उसके एंगल निकालने हैं। तो हम लेंथ ऑफ कार्ड जो हैं उसको डिवाइड कर देंगे 20 से।
तो क्योंकि उसने हमें बताया कि लेंथ ऑफ फुल कार्ड जो है वो 20 होनी चाहिए, एक कार्ड की लेंथ। तो 157 को इससे डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 7.85। यहाँ पे देखो 7.85, जो कि ऑलमोस्ट 7 के इक्वल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ फुल कार्ड्स हमारे पास कितने आ गए, 7। 7 को 20 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसकी लेंथ से जो ये 140 बनता है। तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ फुल कर्व है, यानी कि लेंथ ऑफ कर्व, वो 157 है। तो ये 140 है, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। ये हमने क्यों किया, देखो ना, 157 को हमने डिवाइड किया 20 पे, क्योंकि उसने खुद हमें बताया था कि आपकी जो लेंथ होगी एक कार्ड की वो 20 मीटर होनी चाहिए। तो हम इसको 20 से डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन 7.85 आ रहा है। हमने 85 को निगलेक्ट कर दिया ना, तो हमारे पास 7 आया। तो 7 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 157 तो नहीं बन रहा, ज़ाहिर सी बात है, हमने इसमें से उसको निगलेक्ट किया था कुछ हिस्सा। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाई 20 किया, 140 आ रहा है। तो 140 में से जब हम 157 में से 140 को माइनस करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ़ फुल कार्ड्स आ गए 7, पीछे बच गया 17। अब 17, ये तो 7 आ गया, और इसकी लेंथ कितनी होगी, 20 मीटर, ये भी हमें पता है। लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई किया था 20 से, 140 आ रहा था। तो अब 140 में हमने 17 प्लस किए करेंगे तो 157 बनेगा ना, तब भी जाके तो लेंथ पूरी होगी। मतलब कि ये जो 17 है ये हमारे पास बच गए, तो इस 17 को हमने 2 सब कार्ड्स में डिवाइड कर देना है। तो मैं यानी कि C1 प्लस CN हमारे पास कितना आ गया, 17। वी नाउ वी कंसीडर, अब देखो अगर हम ये हमारे पास 17 आया ना, इसको हमने 2 में डिवाइड कर देना है, 2 सब कार्ड्स में। एक सब कार्ड में बेशक हम 5 रख लें, दूसरे में जितना बचेगा रेस्ट ऑफ 17 वो हम रख लेंगे। तो लेकिन हम ये क्या कर रहे हैं, अब हम ना एक चीज़ चेक करते हैं। देखो जो हमारे पास चैनेज आई थी T1 की, वो हमारे पास आई थी 1319, यही आई थी ना। तो अगर हम, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ये कर्व है, ये कर्व आ गई, इसमें से ये इनिशियल सब कार्ड, ये 1 2, आगे ये इनिशियल यानी कि 1, आगे 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना, इन सब की चैनेज कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। और जो C1 है उसकी चैनेज कितनी होगी, अब ये हम यहाँ से देख लेते हैं, ये 17 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से हम कुछ 17 भी 17 नहीं रख सकते, बल्कि 16 रख सकते हैं, क्योंकि हमें एक आगे भी सब कार्ड चाहिए। तो अब देखो C1 हम कैसे रखते हैं, जो हमारे पास चैनेज आई है उसकी T1 की, वो हमारे पास क्या आई थी, 1319। तो अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो ये 1320 हो जाएगा। तो फिर हम जब इसमें 1320, फिर आगे +20 का एक और सब कार्ड है, फिर +20 प्लस प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास इजी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो C1 है यानी कि इनिशियल सब कार्ड, उसको हम 1 मीटर रख लेते हैं, और जो हमारे पास जितने भी कार्ड्स आगे आए हैं मिड में, उन सब को हमने 20 मीटर रख दिया है। और जो CN है हमारे पास, यानी कि फाइनल कार्ड है, वो हमारे पास 16 बच जाएगा, क्योंकि 17 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये 16 मीटर का बन जाएगा। अब देखो डिफ्लेक्शन एंगल हमने निकालना है, सबसे पहले इनिशियल का निकालना है, फिर उसके बाद फाइनल मिड का, तो फिर फाइनल का निकालना है। तो इनिशियल सबसे पहले डिफ्लेक्शन एंगल फॉर इनिशियल सब कार्ड, तो डेल्टा 1 हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो 17 18.9 मल्टीप्लाई बाय C1 ओवर R, ये इसका फार्मूला होता है, लेकिन ये मिनट्स में होता है, ठीक है। अब फर्स्ट हमने डिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, तो फर्स्ट के लिए C1 हमारे पास 1 हमने रखा था, डिवाइडेड बाय इसको करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी डिग्री में। तो इसको मिनट्स में कर लेना, ये मैं आगे बताऊंगा मिनट्स में कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा जो फार्मूला है ना, ये मिनट्स में है, लेकिन जो हम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं ये कैल्सी में आ रही हैं, तो इसको हमने मिनट में रखना है, यानी कि जो भी सेकंड नंबर पे आएगा ना, उसको हमने, फर्स्ट वाला आएगा उसको हमने सेकंड पे कर देना है। पता कैसे, ये मैं बताता हूँ, ये दूसरे पे मैंने किया हुआ है। पहला तो चलो ठीक आ गया ना, 0 डिग्री 5 मिनट और 43 सेकंड। अब देखो जो हम डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फुल कार्ड निकालेंगे, ये डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फुल कार्ड हमारे कितने थे, डेल्टा 2 से डेल्टा 8 तक जाएंगे, क्योंकि ये 7 थे, तो 2 से 8 तक 7 कार्ड्स बन जाते हैं, ठीक है।
तो इसका भी फार्मूला सेम ही होगा 17 18.9 मल्टीप्लाई बाय C1 था, तो यहाँ पे C मिड वाले आ जाएंगे, तो उनकी सब की लेंथ 20 थी डिवाइडेड बाय दिस। अब देखो ये हमारे पास आंसर जो आप कैलकुलेटर पे करोगे ना वो 114.3 ये आएगा 114 डिग्री 35 मिनट और 36 सेकंड ये आएगा। लेकिन अब देखो जब हम ये जो कर रहे हैं क्वेश्चन, ये हम किस में कर रहे हैं, इसको डिग्री में कर रहे हैं ना, और ये क्वेश्चन जो हमारा ऊपर फार्मूला है ये मिनट्स में है, तो इसको भी मिनट्स में लेके जाना पड़ेगा। 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के, और 120 डिग्री किसके इक्वल होता है, 2 डिग्री के। ठीक है, अब देखना इसको हम 114 है ना, तो यानी कि 114 है, इसको हम माइनस करते हैं 60 डिग्री से। क्यों, क्योंकि हमने जो आंसर चाहिए वो 60 डिग्री से कम कम की वैल्यू में चाहिए। ठीक है, तो ये तो 114 लिखा हुआ है, तो ये 60 की डिग्री से कम कम होना चाहिए, इसलिए हमने 60 से इसको डिवाइड किया। तो जब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आएगा। अब हमने इसको डिवाइड किया 60 से, और 60 डिग्री 1 डिग्री के इक्वल होता है, तो हम पहले लिखेंगे 1 डिग्री, फिर लिखेंगे 54 मिनट, और फिर लिखेंगे 35। आखिरी वाले को हम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल फॉर फाइनल कार्ड्स, उसमें क्या होगा CN, तो इसमें 17 18.9 मल्टीप्लाई बाय 16 आएगा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे हमने जो फाइनल कार्ड लिखा था वो हमने 16 मीटर लिया था, तो ये 16 डिवाइडेड बाय 300। उसी तरह अब देखना ये आएगा 19 डिग्री 91 डिग्री 40 मिनट और 28.80 सेकेंड। तो इसको भी हमने सेम केस करना है, पहले हमने इसको ये क्या था, ये 90 डिग्री था, ये 91 था, 90 लिख दो। अब इसको हमने डिवाइड किया 60 से। यार ये इधर से फिर मेरी गलती आ गई है, देखना मेरे जब मैं चेक मारूंगा ना आगे जाके वहाँ पे भी मेरी थोड़ी सी माइनर सी मिस्टेक आएगी, वो अब मुझे पता चला इस वजह से है। ये 91 लिखा हुआ था, मैंने इधर आके 90 लिख दिया। चलो इसको हम इसी तरह करते हैं, अगर हम 90 में से 60 माइनस कर देते हैं, या फिर चलो 91 है, इसको 91 रखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 60 से, क्योंकि ये हमें जितनी भी फाइनल वैल्यूज़ मिलती हैं ना वो 60 डिग्री से कम आनी चाहिए। अगर तो ये 120 से भी अबव होता है ना, फिर इसको हम 120 से माइनस करके यहाँ पे 2 डिग्री लिख लेते, क्योंकि 122 डिग्री के इक्वल होता है। अच्छा चलो, ये 91 था, 91 को हमने डिवाइड किया 60 से, सॉरी माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 31 डिग्री आएगा। ठीक है, 31 डिग्री आ गया। तो अब देखना, अब हमने 60 से माइनस किया था ना, तो हम पहले अब लिखेंगे 1 डिग्री, क्योंकि हमने 60 से किया था, और 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री के। तो हम पहले लिखेंगे 1 डिग्री, फिर लिखेंगे 30 मिनट, क्योंकि ये 31 लिखते हैं क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी। अब ये लिखेंगे 31 डिग्री, और फिर 40 सेकंड वही वाले, उसको उनको सेकंड कर देंगे, ये मिनट से तो सेकंड कर देंगे। यार ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, ये अगर ना समझ आई तो मुझे दोबारा बताना, ये मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी 18 मिनट की वीडियो होगी है, बल्कि 19 मिनट, तो ये बहुत लंबी जा रही है। बस उसके बाद क्या है जी, अर्थमेटिकल चेक होता है, उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी ये वाले होते हैं ना सब कार्ड, जो डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ वो इक्वल होना चाहिए डिफ्लेक्शन टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, जो इनिशियल था, जो मिड वाला था, और जो फाइनल था, इन सब को जमा करना है। ये यहाँ पे भी 31 आएगा क्योंकि मेरे से गलती हो गई थी, और ये मैं आगे भी चेक कर रहा था यार, ये 14 डिग्री आया, ये 15 आना चाहिए था, लेकिन इस 1 डिग्री की वजह से आई होप सो ये 15 डिग्री आ जाएगा। तो ये 15 डिग्री था ना, डिफ्लेक्शन एंगल हमारा कितना था, 30 था ना, ये देखो डिफ्लेक्शन एंगल हमने 30 निकाला था, तो डिफ्लेक्शन एंगल माइनस डिफ्लेक्शन एंगल डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू होना चाहिए टोटल डिफ्लेक्शन एंगल, जो अपने टोटल डिफ्लेक्शन एंगल निकाला है, तो वो हम टोटल इन सबको प्लस करते हैं। ये 14 डिग्री बन रहा है 58 मिनट, और ये ऑलमोस्ट 15 ही है, तो ये हमारा मतलब कि क्वेश्चन गुड हो गया, सॉल्व हो गया। वीडियो मेरी 20 मिनट तक चली गई है।
अगर आपको फिर भी समझना ना आए तो फिर काम ख़राब है अगर ना समझ आई तो बताना, मैं फिर भी जहाँ जहाँ से समझ ना आए मुझसे पूछते रहना, मैं सारा समझाऊंगा, लेकिन याद रखना, ठीक है।